नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। टीचिंग ड्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। क्या आप जानते हैं हमारी पूर्व एजुकेशन पॉलिसी को 34 वर्ष हो चुके हैं। जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, बदलाव समय की आवश्यकता है। तो हमारी उसी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी बहुत सारी कमियां थीं जो समय के अनुसार हमारी उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो आज हम चर्चा करेंगे उन मुख्य बिंदुओं पर जिनमें इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पॉलिसी। हम सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि जो चीज़ें थी समय बदल गया, समय के साथ संसार की ज़रूरतें बदल गईं, और जो समय के साथ बदलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन में तरक्की करता है। तो समय के अनुसार बदलाव ज़रूरी था उस शिक्षा नीति में, उस एजुकेशन पॉलिसी में। तो कुछ सुधार किए गए, कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी गई, आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार वो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। अब हम बात करते हैं टू मूव अवे फ्रॉम द रोड लर्निंग। आजकल किसी भी विषय में 100% अंक लाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लेकर के आते हैं, लेकिन क्या वो स्किल्स सीख रहे हैं? क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वो उतना ही अच्छा कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। तो पुरानी शिक्षा नीति में रोड लर्निंग के ऊपर अंक महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज की शिक्षा नीति में स्किल्स और वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो इस बात पर ध्यान दिया गया है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर न्यू स्किल्स। आज के समय में जो नई स्किल्स की ज़रूरत है, इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सारी चीज़ें, इनकी आवश्यकता है। आज हम बात करते हैं चैट जीपीटी, जिसने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, डीप सीक, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने कि दुनिया का सोचने समझने का नज़रिया बदल दिया। तो जो समय के साथ चलता है, जो इस प्रकार की चीज़ें करता है, इनोवेशन करता है, वही समय के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आज इसकी आवश्यकता थी और ये सब चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ी गई। क्योंकि हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो हमें रटने पर तो जोर दे रही थी, लेकिन हमें वो नई नई स्किल नहीं सिखा रही थी। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर पुराने समय में आपने सुना होगा शिक्षा और विद्या, दोनों में क्या अंतर है? शिक्षा मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, विद्या यानी स्किल्स। पुराने समय में जो हमारे गुरुकुल थे वो क्या करते थे? हमें स्किल्स सिखाते थे जो हमारे जीवन में काम आती थी। लेकिन आज के समय में स्किल्स हमारे जीवन से बिल्कुल निकल चुकी हैं और स्किल्स लोगों की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है, इसलिए आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। अगर हम चाइना का एग्जाम्पल दें तो उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने स्किल्स सिखाई, वहाँ पर स्किल्ड लोग हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर। पुरानी शिक्षा नीति में भी बताया गया था कि छोटे बच्चों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। इस शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई है। हम सभी जानते हैं कि जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ के विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ होते हैं विद्यार्थी, बहुत ही परिश्रम करते हैं। लेकिन अंग्रेजी उनके लिए एक बहुत बड़ा कठिन विषय है। कई बार काबिल होते हुए भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक वो पहुँचने चाहिए थे। तो ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ये लैंग्वेज के उस बैरियर को तोड़ती है। अगला बिंदु है रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। पहले विद्यार्थी किसी कारणवश यदि कॉलेज की शिक्षा बीच में छोड़ देता था तो उसको पढ़ाई दोबारा से शुरुआत से करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हो किसी कारणवश, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको क्या सर्टिफिकेट वो कोर्स माना जाएगा, या आपको डिग्री दी जाएगी, या आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो आपकी शिक्षा जहाँ से छूटी है आप वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं, जबकि पहली शिक्षा नीति में ये प्रावधान नहीं था। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपटीशन। हम सभी जानते हैं कि आज भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन हम हर चीज़ का आयात करते हैं, निर्यात हम बहुत कम करते हैं।
चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। आज हम इस योग्य नहीं हैं कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकें या हम बहुत सारी चीज़ें बना सकें। अगर हम बात करें चाइना की, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी इस प्रकार से बनाई। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि कब उन्हें अपनी फाउंडेशन के ऊपर या बेसिक उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर काम करना है, कब उन्हें मिडिल लेवल तक काम करना है और कितना उन्हें हायर एजुकेशन तक काम करना है। तो उनका अपना एक गोल था, लक्ष्य था, और उन्होंने उस दिशा में काम किया। लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति थी वो लक्ष्य विहीन थी। तो आज आप देखिए कि चाइना पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा मार्केट है, एक मार्केट लीडर बन करके उभर रहा है। हमारे यहाँ शिक्षित तो हम हैं लेकिन हम स्किल्ड नहीं हैं। तो नई शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये इस प्रकार का सारा विकास। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा परख होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड। तो अब हम बात करते हैं ये परख होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आपने अक्सर परख होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड के बारे में सुना होगा। अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, परख होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि परख का अर्थ क्या है। P यानी कि परफॉर्मेंस, A असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ, K फॉर नॉलेज, H मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देती हूँ हिंदी का, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों की उस क्षमता का, उनकी शिक्षण क्षमता का, उनकी लर्निंग क्षमता का असेसमेंट करना है कि क्या मेरे पढ़ाने से विद्यार्थियों की जो क्षमता थी उसका पूरा इस्तेमाल हुआ, क्या उनकी वो समस्त संपूर्ण क्षमता थी वो विकसित हुई। तो परफॉर्मेंस, मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया या मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए मैंने संज्ञा पढ़ा दी और उसके बाद मैंने एक बच्चों को कार्यपत्रिका दी है, मैंने उसमें कुछ प्रश्न दिए। पत्रिका के बाद जब मैंने उसका असेसमेंट किया तो मुझे समझ आया कि 10 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी कार्यपत्रिका नहीं कर पाए। यानी जो 4 विद्यार्थी नहीं कर पाए तो उनकी जो पूरी क्षमता था उसका प्रयोग हुआ ही नहीं। अब मैं दोबारा क्या करूँगी, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाऊँगी और मैं ये देखूँगी कि उस जो कॉन्सेप्ट है क्या उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन उनको दी जाएगी कि वो उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब मैं उदाहरण देती हूँ एसएसटी का। मान लीजिए अध्यापिका ने चैप्टर पढ़ाया एनवायरनमेंट के वन संरक्षण के 5 उपाय बताइए। तो विद्यार्थियों को कहेगी कि आप अपने गांव में, अपनी बस्ती में जाइए और ये देखिए कि किस प्रकार से हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। विद्यार्थी ग्रुप में जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सर्वे करेंगे और वो ये देखेंगे कि वनों की संख्या या पेड़ों की संख्या कितनी है, कितने पेड़ ऐसे हैं जो मजबूत हैं, कितने ऐसे पौधे हैं जिनको लगाया गया है लेकिन या तो उनको गाय खा गई हैं या पशुओं ने उनको नुकसान पहुंचा दिया या सूख गए हैं। तो कितने ऐसे पौधे हैं जो लगाए तो गए थे लेकिन उतने हैं नहीं। अब विद्यार्थी क्या करेंगे, जब उन्होंने सर्वे किया तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन उनके लिए है कि वो सर्वे करके वो एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद वो चाहे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो सकता है, वो नाटक की फॉर्म में हो सकता है, संवाद के रूप में उसकी प्रस्तुति करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो विद्यार्थियों ने सीखी लेकिन रियल लाइफ में वो कैसे अप्लाई की। अब एग्जाम्पल देते हैं हम साइंस का। अध्यापिका ने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया और बताया कि पौधे अपना भोजन प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब रियल लाइफ सिचुएशन के लिए उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा। बच्चों से 2 गमले में
एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे लाने को कहा जाएगा। विद्यार्थी एक पौधा धूप में रखेंगे और एक छाया में रखेंगे और हर रोज ऑब्जर्व करेंगे। वो उस परिवर्तन को नोट करेंगे कि जो पौधा धूप में रखा है वो कितना स्वस्थ है और जो छाया में रखा है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो स्किल क्या होगी? ऑब्जर्वेशन, एनालाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें वो सीखेंगे क्योंकि ये वो उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, उसको जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स की। अध्यापक ने मैथ्स पढ़ाई, फ्रैक्शन कराए। फ्रैक्शन करवाने के बाद उन्होंने अब विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि विद्यार्थियों को जो फ्रैक्शन दिए गए थे कितने विद्यार्थियों ने कर लिए और कितनों की समझ में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चों की क्लास में से 6 बच्चों ने कर लिए लेकिन 4 बच्चों को समझ में नहीं आए। अब जब अध्यापक उनका असिस्मेंट करेगा तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो मैंने टूल इस्तेमाल किए थे, जो मेरी मेथडोलॉजी थी वो कितनी सही थी और उसमें कितनी कमी थी। हो सकता है अगली बार अध्यापक फ्रैक्शन कराते समय बच्चों को या तो पिज़्ज़ा या रोटी उसके भाग करके दिखाएगा या चॉकलेट के हिस्से करके दिखाएगा। तो जब विद्यार्थी उसको रियल लाइफ सिचुएशन में देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट उनके आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक लेना नहीं है बल्कि विद्यार्थी की समस्त क्षमताओं का विकास करना है। 10वीं कक्षा में 2 बार मौके देना और 12वीं कक्षा में मैथ्स का बोर्ड का प्रश्न पत्र इसी दिशा में उठाए गए सार्थक कदम है। क्योंकि परख का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन प्रणाली में और एग्जामिनेशन प्रणाली में गुणवत्ता लाना है, पारदर्शिता लाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको परख के संबंध में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अपनी राय दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं परख के ही अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।